गार्बेज क्लिनिक का क्या प्रोसेस है? दूसरी जो प्रक्रिया उस गीले कूड़े को निपटाने की है वो एनारोबिक डाइजेशन है। जो आप अपनी गाड़ियों में सीएनजी भरवाते हैं वो उसी कूड़े से बनी हुई है। सर, गार्बेज क्लिनिक का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है? जब हमने इसको शुरू किया था तब बेशक हमारा ऑब्जेक्टिव छोटा था, लेकिन आज राज्य सरकारों के सलाहकार के रूप में बंगाल में एक पूरा शहर है बसीरहाट, जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है। इसको भी जीरो वेस्ट की डायरेक्शन में हम लोग लेके गए हैं। What kind of marketing are you doing to make garbage clinic reach millions? ये एक ऐसा काम है कूड़े का जो भारत को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है। अगर भारत को 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है विश्व की, उसमें कूड़े का, भारत के कूड़े का सबसे बड़ा रोल है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर खुशबू कपूर, इंटरनेशनल एंकर, सेलिब्रिटी डीजे एंड मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू येट अनदर वंडरफुल एपिसोड ऑफ बिजनेस ऑनर। सो आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कूड़े के अंदर भविष्य को ढूंढ लिया। कूड़े से क्या हम कुछ कभी कर सकते हैं? क्या आपने कभी कुछ ऐसा सोचा है? रोज़ हम आवाज़ सुनते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, लेकिन कचरे से कोई क्या ही कर सकता है? वेल, इन्होंने कचरे से बहुत कुछ किया है। सो आज हमारे साथ प्रवीण नायक जी हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। सर, कुछ बताइए, आज हमारा ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है हमारे इस पॉडकास्ट में, सीरीज़ में हम पहली बार बात करेंगे गार्बेज के बारे में। सो गार्बेज को लेकर बहुत ही क्यूरोसिटी होती है। मेरे मन में तो बहुत है, जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके मन में भी होगा। हाउ इट ऑल स्टार्टेड? बिल्कुल मैम, बेसिकली जो गार्बेज है या जिसको हम कूड़ा बोलते हैं, कूड़ा लगभग एक ऐसी वस्तु है जिसको लोग ना देखना पसंद करते हैं और ना उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। इस बात के ऊपर तकरीबन जब 2 अक्टूबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से पूरे देश के नाम संबोधन किया था, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, तब हम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड में था कि इसके ऊपर हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम लेके आना चाहिए। और तब गार्बेज के ऊपर हम लोगों ने कुछ रिसर्च वर्क शुरू किया और उसी समय भारत के अंदर सारे शहरों के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया जिसको स्वच्छ भारत अभियान के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण बोला जाता है। आज इंदौर को सारे लोग जानते हैं कि इंदौर 10 साल से लगातार नंबर 1 आ रहा है, लेकिन भारत में जब सबसे पहले कूड़ा प्रबंधन के ऊपर काम शुरू हुआ और जिस देश ने पूरे देश में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी वो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ था। हमारा ये होम टाउन है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं और पूरे देश में यही एक मात्र शहर ऐसा था जो जीरो वेस्ट सिटी तैयार हुआ था। तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई, लोगों ने सराहा और फिर हमने कूड़े में ही अपने फ्यूचर को देखना शुरू किया। नौकरियां हम लोग कर रहे थे, कॉरपोरेट में जॉब करते थे, विप्रो इन्फोटेक लिमिटेड में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन उसके बाद नौकरी छोड़ी और कूड़े में भविष्य ढूंढना चालू किया और आज स्थिति ये है कि हम कूड़े के ऊपर पॉडकास्ट कर रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो सर, शुरुआत कैसे हुई थी? कौन सा वो दिन था? एग्जैक्ट डेट कौन सी थी? कहाँ से प्रेरणा मिली? इसके लिए अंबिकापुर छत्तीसगढ़ जो जगह है, जो मैंने पहले भी आपको नाम लिया है, वहाँ कलेक्टर थी हमारी रितु सेन मैडम। आईएएस ऑफिसर हैं, यंग आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने कचरा प्रबंधन के लिए जो मॉडल तैयार किया उसमें आदिवासी महिलाओं को इकट्ठा करके और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने कूड़े को डोर टू डोर कलेक्शन की शुरुआत की। और फिर उस कूड़े के निस्तारण के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है वो उसको तैयार किया। चूँकि अंबिकापुर मेरी ससुराल है, मेरा जाना हुआ और मैडम से मुलाकात हुई और तब ये दिमाग में था कि जब हमारा रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के बाद ऐसा कुछ हम लोग काम करेंगे। उसी समय दिल्ली के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिससे थोड़ा सा मन खराब हुआ
इंदिरापुरम जो गाजीपुर का पहाड़ है, वो पहाड़ बारिश में गिरा और उसमें ऑन स्पॉट लगभग 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। चूँकि मैं उस समय NH-24 से आ रहा था, Okay. तो वो जो डेड बॉडीज़ देखी तब लगा कि हम शायद रिटायरमेंट तक हमें वेट नहीं करना चाहिए। और जो कूड़े की समस्या है, इस कूड़े की समस्या के निस्तारण के लिए हमें कोई एक साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। सेम डे हम लोगों ने मैंने और मेरी पत्नी हैं, वो फैशन डिज़ाइनर हैं, हम लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी और निकल पड़े कि क्योंकि तब हमें आइडिया नहीं था क्या कंपनी होती है, किस तरीके से कंपनी बनाई जाती है। एक चार्टेड अकाउंटेंट थे विनीत जी, जब हमने अपनी बात उनके सामने रखी तो उन्होंने न केवल कंपनी रजिस्टर्ड की, उन्होंने हमसे कंपनी रजिस्ट्रेशन के पैसे भी नहीं लिए। Okay. ये जर्नी स्टार्ट हो गई और जो इस सर्वेक्षण में बड़े भारी भारी नाम होते हैं जिनको आम आदमी नहीं समझ पाता, जैसे सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है। इन सारे शब्दों को हमने रिप्लेस करके एक ऐसा नाम सोचा जो नाम आम आदमी को कनेक्ट कर सके। जैसे गार्बेज क्लिनिक हमने नाम सोचा। गार्बेज क्लिनिक आम आदमी को समझ में आता है कि भाई हम डॉक्टर के क्लिनिक में जा रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ के लिए, इलाज के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर कूड़ा जा रहा है तो कूड़ा किसी इलाज के लिए जा रहा है। अब वो कूड़ा अलग अलग टाइप से उसका इलाज होता है। गार्बेज क्लिनिक शब्द जब हमने इसको कॉपीराइट किया और हर वो पैटर्न को अडॉप्ट किया जो कॉरपोरेट अडॉप्ट करता है, तो गार्बेज क्लिनिक तैयार हुआ। भारत में साइंटिस्ट हुआ करते थे, डेंटिस्ट हुआ करते थे, गायनोलॉजिस्ट हुआ करते थे। भारत में कभी गार्बेजोलॉजिस्ट नहीं थे। राइट। तो हम लोग भारत के पहले गार्बेजोलॉजिस्ट बन के इंडिया में हमने काम शुरू किया। ओके। आपने अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा भी होगा, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है, लेकिन कभी गार्बेजोलॉजी सब्जेक्ट हुआ ही नहीं था। सो विद दिस अप्रोच हमने एक कोशिश की है, हमने भारत में ऐसे कूड़ा घर बनाने चालू किए जिस कूड़ा घर को देख के, जैसे आप बिग बाज़ार देखते हैं, रिलायंस फ्रेश देखते हैं, ऐसे हमने भारत के अंदर कूड़ा घर बनाने तैयार किए, जहां कूड़े का निस्तारण भी हो रहा हो। और हमारा क्लेम इस लेवल पे है कि हमारा जो गार्बेज क्लिनिक है वहाँ लोग अपने परिवार के साथ लंच भी कर सकते हैं, डिनर भी कर सकते हैं और वहाँ कूड़े की कोई स्मेल नहीं आएगी। ओके, वाव। सो अभी तो हमने सिर्फ नाम सुना है गार्बेज क्लिनिक, लेकिन मैं सर से ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि आखिर गार्बेज क्लिनिक का क्या प्रोसेस है और कैसे लोग वहाँ पर आ सकते हैं और क्या बेसिकली होता क्या है वहाँ पर? देखिए, कूड़े की जो प्रवृत्ति है हमें इसको समझना पड़ेगा। कूड़ा जब तक मिक्स है उस कूड़े में ताकत नहीं है। ओके। जैसे ही वो कूड़ा सेग्रीगेट हो गया, वो कूड़ा अपनी ताकत दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से या अपनी दुकान से देखें तो क्या क्या आइटम हैं ऐसे जो कूड़े में निकलते हैं? हाँ सर, सॉलिड वेस्ट भी होता है, लिक्विड भी होता है। मैं पहले इसके दो कंपोनेंट हैं, सॉलिड वेस्ट अलग है, लिक्विड वेस्ट अलग है। हमारे घर से जो अभी निकलता है घरों से नॉर्मली, वो सॉलिड वेस्ट है, राइट। या इसको MSW भी बोलते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं? सर कुछ बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, कुछ डिग्रेडेबल भी होते हैं। ठीक है, यानी मोटे तौर पे आम आदमी की भाषा में जिसको हम बोलते हैं गीला कूड़ा है और सूखा कूड़ा है। अभी गीला कूड़ा जो है जिसमें सब्जियों के छिलके हैं, ऐसा आइटम है जो सड़ने वाला है, या हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, हमारे पार्क का कूड़ा है, ये सारा जो कूड़ा है इसकी दो ही मेथड हैं इसको निपटाने की। एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती जिसको एरोबिक कंपोस्टिंग बोलते हैं या एरोबिक डाइजेशन बोलते हैं, और जो दूसरी, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, दर्शकों को समझना हो सकता कॉम्प्लिकेशन जाए। दूसरी जो प्रक्रिया उस गीले कूड़े को निपटाने की है वो एनारोबिक डाइजेशन है। जो आप अपनी गाड़ियों में CNG भरवाते हैं वो उसी कूड़े से बनी हुई होती है। सो बेसिकली जो आइंस्टीन का प्रिंसिपल है कि जो फिजिकल या जो भी कंपोनेंट है, एनर्जी, वो कूड़ा अपने आप में एक एनर्जी है। ओके। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। राइट। सो यही प्रिंसिपल लागू होता है।
मैथमेटिक्स के दो सिंबल काम में आते हैं, एक जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, दूसरे जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आप जो सूखा कूड़ा है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। ओके। उस सूखे कूड़े में भी कई कंपोनेंट होते हैं। हमारे जो ट्रेनिंग का पार्ट है गार्बेज क्लिनिक के अंदर, उसमें सूखा कूड़ा हम लोग 140 कैटेगरी में अलग करते हैं। लोग गीले और सूखे पे अभी भारत के अंदर बात होती है, हम लोग सूखा कूड़ा 140 कैटेगरी में अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक रैपर्स, Like, प्लास्टिक रैपर्स। बिल्कुल, अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की 22 कैटेगरी है, ओके। अगर कागज है तो कागज की 12 कैटेगरी है, Okay. रबर है तो रबर की लगभग 6 कैटेगरीज हैं। सो विद दिस अप्रोच वी बेसिकली गिव द ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, दोज आर वर्किंग, जो लोग इस डोमेन में काम करते हैं, और एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ हम भारत के अंदर ऐसे लोगों की टीम तैयार करना चाहते हैं, गांव-गांव लेवल पे, नगर पंचायत लेवल पे, नगर पालिका लेवल पे, जो इस कूड़े को एक व्यापार के रूप में भारत के अंदर लेके आ सके। ओके। सो सर, अभी आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? देखिए, हमारे जो मॉडल है, जिस मॉडल पे गार्बेज क्लिनिक काम करती है, ये पूरा एक कोऑपरेटिव मॉडल है। ओके। भारत की जो सक्सेस स्टोरीज हैं, हमने उसको इस मॉडल में इंटीग्रेट किया। एक स्टोरी है लिज्जत पापड़ की। लिज्जत पापड़ में महिलाएं घर घर से पापड़ बनाती हैं और वो लेके आके मार्केट में करती हैं। आज पूरी दुनिया में लिज्जत पापड़ का एक ब्रांड है। ट्रू। हमारी अप्रोच भी भारत में कुछ कुछ ऐसी थी कि हम भारत में कूड़े को ब्रांड बनाना चाहते थे। सो हमने जो लिज्जत पापड़ का मॉडल है या अमूल मिल्क का मॉडल है गुजरात का, उस मॉडल को कूड़े में इस्तेमाल किया। उस पैटर्न को हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली जो महिलाएं, अंडर प्रिविलेज महिलाएं हैं, गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने वाली हैं, या जो रैक पिकर्स हैं, हमने इनकी ट्रेनिंग दी। इनको हम ट्रेंड करते हैं, इनका ओरिएंटेशन, इनका गोल सेटिंग, इनका ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, और इनको कूड़े का सोर्स से हाउस अरेस्ट करने से लेके उसको कंप्लीट प्रोसेसिंग करके और मार्केट में सेल आउट करने तक का पूरा प्लान इनको न केवल एक्सप्लेन करते हैं, इन्हीं से करवाते हैं। Okay. और जो इस पूरे सिस्टम के अंदर पैसे का जनरेशन होता है, वो सारा पैसा इन्हीं लोगों में बराबर बढ़ जाता है। Okay. इससे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की जो पूरी की पूरी परिकल्पना है, वो एक गार्बेज क्लिनिक के साथ मीट हो जाती है, उसका समायोजन हो जाता है। सर, गार्बेज क्लिनिक का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है? देखिए, गार्बेज क्लिनिक का जो ऑब्जेक्टिव, जब हमने इसको शुरू किया था तब बेशक हमारा ऑब्जेक्टिव छोटा था, लेकिन आज राज्य सरकारों के सलाहकार के रूप में हम लोग अलग अलग शहरों को जीरो वेस्ट बनाने के काम में लगे हुए हैं। अभी रिसेंटली हम लोग बंगाल के कंसल्टेंट हैं। बंगाल में एक पूरा शहर है बसीरहाट, जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है। इसको भी जीरो वेस्ट की डायरेक्शन में हम लोग लेके गए हैं। भारत का पहला हमने प्लास्टिक अवेयरनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार का, जिसको रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल बोलते हैं। तो प्लास्टिक अवेयरनेस के लिए हमने पहली बार भारत का एक ऐसा फैशन शो किया है जिसमें सारी ड्रेसेस जो हैं वो कूड़े से बनी हुई थी। वाह, ओके। जिन महिलाओं ने कैटवॉक किया था वो सारी वही महिलाएं थी जो उस सिटी के स्वच्छ भारत या स्वच्छ बंगाल मिशन से कनेक्टेड हैं। ओके। उन्हीं महिलाओं ने, जो डोर टू डोर इस पूरे के पूरे अभियान को चलाती हैं, उन्हीं महिलाओं ने कैटवॉक किया था। और ये पूरा प्रोग्राम हमने 8 मार्च को किया था, जिस दिन विश्व महिला दिवस होता है। ओके। सो विद दिस अप्रोच, जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो भी इंटरटेनमेंट के आइडियाज़ हैं, उनको हमने इस वेस्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया है। सो जो टोटल कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन से लेके काम है, कूड़े के कलेक्शन से लेके उसको मार्केट के अंदर सेल आउट करना है, उसके लिए हमने जो मैकेनिज्म स्टार्ट किया या मैकेनिज्म को इसके अंदर इंटीग्रेट किया है, वो एक बिजनेस मॉडल है जो हैंस प्रूव्ड है भारत के अंदर। करेक्ट। दूसरा जो मॉडल है वो वुमेन एम्पावरमेंट का है, क्योंकि आज जो बड़े शब्द भारत के अंदर लोगों को इसके दिमाग में इंजेक्ट किए जा रहे हैं, सेग्रीगेशन। आज सेग्रीगेशन भारत की सबसे बड़ी समस्या है। बड़े बड़े प्लांट लगा रही है गवर्नमेंट, या जो कंसेशनर हैं, ठेकेदार लोग बड़े प्लांट लगा रहे हैं,
लेकिन वो प्लांट की सक्सेस स्टोरी बहुत रेयर निकल के आ रही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे घरों से जो कूड़ा सेग्रीगेटेड फॉर्म में उन प्लांट तक जाना चाहिए वो जा नहीं पा रहा है। लोगों का ह्यूमन बिहेवियर, जो इंडियन का ह्यूमन बिहेवियर है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इस प्रॉब्लम को जो एड्रेस किया है वो गार्बेज क्लिनिक का मॉडल बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस करता है। ओके सर, आप इंडिया में कैसे अवेयरनेस फैला रहे हैं? लाइक व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग आर यू डूइंग टू मेक गार्बेज क्लिनिक रीच मिलियंस? देखिए, गार्बेज क्लिनिक पिछले 10 सालों से इस डोमेन में काम कर रही है। और गार्बेज क्लिनिक की एक सोच है कि ये एक ऐसा काम है कूड़े का जो भारत को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है। अगर भारत को 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है विश्व की, उसमें भारत के कूड़े का सबसे बड़ा रोल है। सर, वैसे भी भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो कूड़ा भी ज़्यादा होगा। भारत का कूड़ा हमारे लिए वरदान है। ओके। क्योंकि जो भारत का जो गीला कूड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है देश को जैविक राष्ट्र बनाने की डायरेक्शन में। भारत को अगर एक जैविक राष्ट्र बनना है तो उतनी तादाद में भारत के पास जैविक खाद बनाने की फैक्ट्रियां भी होनी चाहिए। और ये गार्बेज क्लिनिक जो मॉडल है, भारत के अंदर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका लेवल पे जैविक खाद बनाने की फैक्ट्रियां ही लगा रहा है। ओके। इन फैक्ट्रियों में जो भी उस क्षेत्र के, उस गांव के, उस शहर के लोग हैं, जो भी इस बिजनेस से जुड़ना चाहते, वो लोग इस पूरे प्रकल्प के अंदर एज ए शेयर होल्डर हैं। क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है लेबर की समस्या। या तो लेबर मिलती नहीं, या भारत के अंदर लेबर के जो कानून हैं वो बड़े सख्त हैं। हम इस टाइप के कानूनों में उलझना ही नहीं चाहते। इसलिए जो लोग भी ये क्लेम करते हैं कि वो बेरोजगार हैं, वो इस फैक्ट्री में एज ए शेयर होल्डर आ सकते हैं। सारा दिन अपना बिकॉज वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर के रूप में आ गए हैं। और अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से ये पूछूं कि आप मेरे को कोई ऐसी फैक्ट्री बताइएगा जिस फैक्ट्री के लिए ज़मीन फ्री में मिलती हो, मशीन फ्री में मिलती हो, कच्चा माल फ्री में मिलता हो, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड हो, आप अपने इंटेलेक्ट से मेरे को बताइए ऐसी कोई फैक्ट्री है? नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जैविक खाद बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं तो नगर पालिकाओं के लिए कूड़ा एक समस्या है। और जैविक खाद बनाने में जो गीला कूड़ा है वो एज ए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है, एज ए रॉ मटेरियल। मशीन नगर पालिकाओं फ्री में देने के लिए तैयार हैं। आप आइए, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप या महिलाओं की टीम को लेके आइए, आप कूड़ा भी लाइएगा, प्रोसेस भी करिएगा, और उससे जो बनने वाला कंपोस्ट है, जो खाद है, अगर ये पूरा डिमांड और सप्लाई का गेम है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने घर के आसपास या किसी भी कमर्शियल मॉल में ऐसी, या मार्केट के अंदर ऐसी कोई दुकान बता आज आपको अपने बच्चों को क्या खिलाना है? ऑर्गेनिक खिलाना है या केमिकल वाला खिलाना है? सर, हर कोई ऑर्गेनिक ही चाहता है। हर कोई ऑर्गेनिक चाहता है। लेकिन क्या हमारे घर के आसपास कोई दुकान ऐसी है जहाँ ऑर्गेनिक फल और सब्जियाँ ही मिलती हों? नो। यानी मार्केट में डिमांड है। यस। अब वो ऑर्गेनिक फल और सब्जियां अगर पैदा करना है किसान को, तो वो काहे से पैदा होंगी? केमिकल से या ऑर्गेनिक कंपोस्ट से? ऑर्गेनिक कंपोस्ट से। यानी जिन महिलाओं ने ये फैक्ट्रीज डालना चालू की हैं, ऑब्वियसली उनका कंपोस्ट जो है वो किसान खरीदेगा जिसको अपना उत्पाद मार्केट में डबल कॉस्ट पे बेचना है। ट्रू। यानी मार्केट के अंदर डिमांड है, उतनी सप्लाई नहीं है। यस। इसलिए जो 50% कूड़ा किसी भी गांव का, किसी भी शहर का, किसी भी महानगर का निकल रहा है, वो 50% कूड़ा गीला कूड़ा है जिसकी किसान को आवश्यकता है। इस गैप को हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सूखा कूड़ा है, शहर का निकलने वाला तकरीबन 25% कूड़ा वो है जो भारत की फैक्ट्रीज को ज़रूरत है, क्योंकि वो कच्चा माल है। एक प्लास्टिक को बनाने में या किसी भी एक कागज़ को बनाने में कितनी एनर्जी लगती है? पहले बांस काटा जाएगा,
बांस कटने के बाद वो फैक्ट्री में आएगा, फिर लेबर उस पर काम करेगी, इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर लगेगी। लेकिन अगर ऑलरेडी बना बनाया कागज़ है, बना बनाया गत्ता है, हमारे पास बना बनाया प्लास्टिक है, तो उसको रिसाइकिल करना ज़्यादा आसान है, उसमें ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। इस पूरी टर्मिनोलॉजी को मार्केट में बेशक बड़े भारी भारी शब्द सरकार दे रही है, इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। यानी आप अपने घरों का कूड़ा कलेक्ट करके आने वाले टाइम में हम अपनी फ्रेंचाइजीज़ भी हर गली मोहल्ले के अंदर लेके आ रहे हैं। हमारे बंदे को दे दीजिएगा, वो बंदा उसको चैनलाइज कर देगा रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के लिए। जिसको प्लास्टिक चाहिए वो प्लास्टिक ले लेगा, जिसको कपड़ा चाहिए वो कपड़ा ले लेगा, जिसको रबर चाहिए वो रबर ले लेगा। यानी इस पूरी सर्कुलर इकोनॉमी को हम आपके गली मोहल्ले और सोसाइटी से रन करेंगे। सर, आपका क्या विजन है अगले 5 सालों के लिए? देखिए, हमारा विज़न है कि हम हर महिला के घर से, हर घर से कूड़ा उसकी सुविधानुसार ले लें। अभी डिपेंडेंसी है कि कूड़े वाला सुबह ही आएगा। राइट। हम इस मिथक को तोड़ देंगे। ओके। हमारा जो विज़न है, आपको सुबह कूड़ा देना है आप सुबह दे दीजिएगा, दोपहर में देना दोपहर में दे दीजिए, शाम को देना शाम को दे दीजिए, रात को देना रात को दे दीजिए। जो सर्विस जोमेटो की है वो फूड की डिलीवरी करता है, हम ऐसी सर्विस भारत के अंदर लेके आएंगे। ओके। सर, मैंने तो देखा है कि शहरों में ना गार्बेज कलेक्शन के बॉक्सेस ही नहीं है बहुत सारी जगह, तो सिर्फ हम डिपेंडेंट है उसी गाड़ी पर जो आती है। देखिए, ये भी एक गैप है। भारत के बारे में जो मेरी सोच है, भारत जो है वो समस्याओं का देश है। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान है। आप उस समाधान को किसी मोबाइल ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो वो पैसा है। राइट। इसलिए भारत जो है समस्याओं का देश नहीं है, भारत जो है पैसे का देश है। ये जो 150 करोड़ लोग हैं, बल्कि मैं 200 करोड़ लोग बोल रहा हूँ, शायद आपके दर्शक मेरी बात को से इत्तेफाक रखें या ना रखें, मैं 200 करोड़ लोगों को सर्विस देने की बात कर रहा हूँ। जो अभी 150 करोड़ लोग ऑलरेडी हैं और जो 50 करोड़ लोग और आने वाले होंगे, क्योंकि वो भी कूड़ा पैदा करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते वो कूड़ा पैदा नहीं करेंगे, वो सारे हमारे कस्टमर हैं। राइट। यानी भारत के अंदर सबसे बड़ा क्लाइंट बेस हमारा है। करेक्ट। सर, इनफैक्ट मैं मेरे व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि जापान और बहुत सारी कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि जब हम कुछ भी खाते पीते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली और ऐसी 6-7 बॉटल्स मैंने देखा है कि लोग वहाँ इकट्ठी कर लेते हैं, फिर एक मशीन लगी होती है उसमें वो डालते हैं, एंड फ्रॉम द अदर मशीन दे गेट द मनी इन रिटर्न। खाली बॉटल्स को डालकर मनी रिटर्न मिल जाती है। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में हम देख सकते हैं इंडिया में भी कुछ ऐसा, या इसको आने में अभी बहुत साल लगने वाले हैं? बहुत साल नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको पॉलिसी बताता हूँ। भारत सरकार की एक पॉलिसी है जिसको ईपीआर पॉलिसी बोलते हैं। ओके। ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी भारत के अंदर जो भी ब्रांड है, आपने अगर जारा को पहना हुआ है, लुई वितौन को पहना है, लेवाइस को पहना है, रीबॉक को पहना है, हल्दीराम ने अपना पैकेजिंग बना के रखा है, नमकीन का, कुरकुरे के पाउच हैं या नेस्ले की चॉकलेट का रैपर है, जिसका जो ब्रांड है उसको अपना कूड़ा खुद उठाना है और खुद रिसाइकिल करना है। सर, ये अभी हो रहा है कहीं पर फंक्शन? ये बिल्कुल। अब चूंकि उनका कोर डोमेन वो नहीं है, लेवाइस का कोर डोमेन रिसाइकलिंग का नहीं है, हल्दीराम का कोर डोमेन अपने रैपर को कलेक्ट करके रिसाइकिल का नहीं है। लेकिन जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ में आना चाहते हैं या जो लोग रिसाइकलिंग कर रहे हैं, उनको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट में उनको बताना पड़ेगा, बताएंगे कि हमने हर महीने 5 टन या 10 टन कूड़े को, प्लास्टिक कूड़े को रिसाइकिल किया। उसकी कैटेगरीज अलग अलग हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी का। तो आपका प्लांट जिस कैटेगरी को एड्रेस करता है, वो कूड़ा आप जितना रिसाइकिल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को एक सर्टिफिकेट इशू होता है और वो सर्टिफिकेट ये रिस्पेक्टिव वेंडर खरीदते हैं। ओके। आपका डाबर है, आपका जो है बाबा रामदेव का, आप अगर देख लें, जो लोग भी पैकेजिंग इंडस्ट्री में, हल्दीराम है, तो ये सारे वो ब्रांड ओनर हैं जिनको उस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। ओके। यानी एक ट्रेडिंग का बिजनेस है। अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो थी गार्बेज क्लीनिंग के बारे में, उससे किस तरह से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे सर से। सो सर से जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं इसके अंदर? देखिए, ये भारत के अंदर अभी अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है।
आप बिकॉज अर्बनाइजेशन, क्रूड अर्बनाइजेशन चल रहा है, गांव की आबादी है शहर की तरफ आ रही है, गांव में भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जो हमारा बिहेवियर है, हमारा खान पान है, इस खान पान की वजह से जो ओवरऑल गार्बेज का पैटर्न है, जो गार्बेज का प्रोफाइल है, ये भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। और इसका जो सबसे बड़ी, गार्बेज इज़ नॉट द प्रॉब्लम, गार्बेज का सही तरीके से कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, ये गैप है। अगर इस गैप को सही तरीके से फिलअप कर दिया जाए तो आज हर गली मोहल्ले के अंदर जो यूथ है, जो बेरोजगार है, वो लोग इस बिज़नेस के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी है कि वो इसको सोर्स पे कलेक्ट करने का एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, इसका स्टोरेज का सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, और डिसेंट्रलाइज वे में इसकी उनके एरियाज़ में भी रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ होंगी, वो इस माल को उन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को सप्लाई करके भी इसको जो है बिज़नेस के तरीके से ले सकते हैं। सामान्यतः भारत में भी ये जो देखा जाता है या जो प्रैक्टिस है, लोग इस बिज़नेस को बड़े बहुत अच्छे लेवल पर नहीं देखते हैं। नॉर्मली अभी इसके अंदर एक इनफॉर्मल सेक्टर काम करता है, जिसको हम लोग नॉर्मली कबाड़ी वाले बोलते हैं। और कोई भी लोग अपने बच्चों को इस बिज़नेस में जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये रिफॉर्म का टाइम आ रहा है पूरे देश के अंदर, आप अगर देखेंगे तो द चाय वाला है, द MBA चाय वाला है, जो इस टाइप सा का पैटर्न आ रहा है, तो जो एजुकेटेड यूथ है भारत के अंदर, वो उस कबाड़ी वाले का पैटर्न चेंज कर सकता है, उसको किसी सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर सकता है, उसका कलेक्शन का सिस्टम डेवलप कर सकता है। प्लस एक कबाड़ी से ज़्यादा उसके पास एलिजिबिलिटी है, उसके अंदर नॉलेज है, उसका इंटेलेक्ट लेवल है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसाइकलर को कन्वेंस कर सकता है, उनकी केस स्टडीज़ बना सकता है, और जो देश के अंदर अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उस पर्टिकुलर डोमेन के साथ इंटीग्रेट कर सकता है और अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है। राइट सर, हमने देखा है कि बिजनेस मॉडल्स में फ्रेंचाइजी मॉडल भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट तरीका है बिजनेस को बढ़ाने का। सो उसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं गार्बेज बिजनेस के साथ? देखिए, गार्बेज के बिज़नेस के साथ फ्रेंचाइजी मॉडल, जैसे हम लोग गार्बेज क्लिनिक का फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आ रहे हैं, और लगभग 5000 अगर आपके पास हाउसेस का डेटा है, 5000 हाउसेस को आप सर्विस देना चाहते हैं, और लगभग 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस में वो 5000 हाउसेस हैं, तो एक गार्बेज क्लिनिक आपको मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट करके देता है। ओके, पर मंथ सारे खर्चे काटने के बाद, आपका लेबर कॉस्ट, आपका सारी चीज़ें हटा दें, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल सब कुछ निकाल दें, तो भी वो बिजनेस आपको न केवल 2 लाख रुपए कमा के देगा, उस पूरे एरिया का एक रोल मॉडल के रूप में आपको इस्टेब्लिश कर देगा। जहां आज लोग कूड़े वाले को एक डिफरेंट नज़र से देखते हैं या देखते होंगे, मैंने जब इस बिज़नेस को शुरू किया तो ऐसा होता है, लोगों को कूड़े और कूड़े बालों के प्रति अभी लोगों का नज़रिया अलग है। लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने चीज़ों को प्रमोट किया है, और हमारा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी है कि जितना मान सम्मान, जितनी रिस्पेक्ट भारत में मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नहीं मिली थी, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट एज ए गार्बेज क्लिनिक के फाउंडर के रूप में मिली है। और मेरे को आज प्राउड फील होता है कि मैं भारत का एक कूड़े वाला हूँ, और कूड़े के ऊपर हम गवर्नमेंट को एडवाइस भी देते हैं, और हम कूड़े के ऊपर लेक्चर देने का अगर मेरे को मौका मिला है तो उसी कूड़े की वजह से मिला है जो सड़कों पे पड़ा हुआ है। राइट, ट्रू। सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमारे व्यूअर्स ज़रूर जानना चाहते होंगे कि अगर वो इस बिज़नेस में आ रहे हैं तो उनको कितना इनिशियली इन्वेस्ट करना होगा? इस बिज़नेस मॉडल की सबसे अच्छी खासियत मैम जो हमने प्लान की है, अभी रिसेंटली लगभग 1 मिलियन व्यूज़ ने इस लास्ट पॉडकास्ट को देखा था, तो हमारे मॉडल में वो सारे लोग जिनकी पॉकेट जितना अलाउ करती है, वो उस लेवल से एंट्री कर सकते हैं।
अगर किसी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं वो भी इस मॉडल के अंदर एंट्री कर सकता है। किसी के पास 100 रुपये हैं वो भी इस मॉडल के अंदर एंट्री कर सकता है। किसी के पास 1 लाख रुपए है वो भी एंट्री कर सकता है। किसी के पास 10 लाख रुपए है वो भी एंट्री कर सकता है। किसी के पास 1 करोड़ रुपए है वो भी एंट्री कर सकता है। सो द लेवल्स आर डिफरेंट कि आपको किस लेवल से एंट्री करना है। ओके सर, इनिशियल लेवल क्या है? देखिए, इनिशियल लेवल में हमारी जो सबसे बड़ी बैकबोन है वो भारत का रैक पिकर है। राइट। जो सड़क पे आपने देखा हो एक बोरा लेके और सुबह निकल जाता है और सुबह से लेके दोपहर तक या शाम तक वो कुछ ना कुछ इकट्ठा करता है, वो हमारा सबसे बॉटम लाइन का बिजनेस एसोसिएट है। उससे ऊपर की चेन जो आती है, आप चाहें तो ऐसे इनके ऊपर का जो क्लस्टर है उस क्लस्टर में आप अपना इन्वेस्टमेंट करके उस मटेरियल को बाय कर सकते हैं। जो रैक पिकर है उसको भी लिमिटेड समझ है, वो केवल प्लास्टिक या कागज़ या गत्ता ही चुनता है। अभी उसको नहीं पता कि भारत के अंदर टेक्सटाइल का कितना बड़ा मार्केट आ गया है, क्योंकि टेक्सटाइल के ऊपर भी ईपीआर आ गया है। ओके। जितने भी जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी ब्रांडेड, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से बदलती है, तो जितने भी भारत के या विश्व के ब्रांड भारत के अंदर काम कर रहे हैं, इनको जितना भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एड्रेस करना है, बताना है, और उतना उनको रिसाइकलिंग का सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो हमें टेक्सटाइल भी चाहिए, रबर भी चाहिए, जो इसकी समझ अभी शायद रैक पिकर को नहीं है। लेकिन जो लोग एजुकेटेड लोग हैं, जो थोड़ा सा इसको एक बिजनेस मॉडल के रूप में अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके सो सर, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि गार्बेज क्लिनिक आज देश के कौन कौन से हिस्सों में काम कर रही है? विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड लगभग 12 के आसपास राज्य हैं जहाँ पे गार्बेज क्लिनिक की एग्जिस्टेंस है, और 100 से ज़्यादा गार्बेज क्लिनिक हैं जो पैन इंडिया अभी चल रहे हैं। लगभग 5000 महिलाओं की जो अलग अलग राज्यों में समितियां बनी हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनी हैं, वो गार्बेज क्लिनिक के साथ एसोसिएट होकर काम कर रही हैं। और ऑन बोर्ड हम लोगों ने देश का जो पहला इंस्टीट्यूशनल मॉडल बनाया था, जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, ये बीड महाराष्ट्र में तैयार किया था। और मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, जहां पे वेस्ट मैनेजमेंट का एक ट्रेनिंग सेंटर हम लोग रन कर रहे हैं। सर, अब एक छोटा सा रैपिड फायर हम आपके साथ खेलेंगे, ठीक है? ये भी कूड़े से रिलेटेड है। सो आपको मुझे बताना है कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर हम कचरे में फेंक देते हैं लेकिन वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है? हमारे बाल। ओह, अच्छा। इनका कॉस्ट लगभग 2000 रुपये किलो के हिसाब से जाता है। ओके। तो जो सबसे महंगी बिकने वाली चीज़ है वो ये है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, हमारे जो गैजेट्स हैं, आज हमारे घर में ज़्यादातर चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनकी लाइफ लगभग 3-4 साल के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो जब हम इनको रिसाइकलिंग मोड में जाती हैं तो इनमें से आपको जो महंगी धातुएं हैं वो सारी मिलती हैं। इसके अंदर गोल्ड होता है, इसके अंदर चांदी होती है। सर, गोल्ड और चांदी किस किस में होती है? फिर हम वो सारे फेंकें नहीं ना? जितने भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स हैं, इन सब के अंदर ये चीज़ होती है। सर, टीवी के अंदर भी मैंने सुना है सब के पुराने अंदर। टेलीविजन सेट्स में गोल्ड और चांदी हुआ करते हैं। बिल्कुल होती है। वाह सर, कितने ग्राम मिल जाएगा? देखिए, अगर आप इसमें ग्राम के हिसाब से तो डिपेंड करता है कि वो सर्किट बोर्ड किस तरीके से है, लेकिन आप ये मान के चलिएगा लगभग अगर 1 टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या पीसीबी को प्रोसेस कर रहे हैं तो लगभग 30 ग्राम के आसपास निकल के आता है। ओके। और सर, कभी आपके साथ कोई अजीब सा अनुभव हुआ कूड़े से रिलेटेड? देखिए, कूड़े से रिलेटेड कई अलग अलग टाइप के अनुभव हैं। जब हम लोग, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा इसका जो हम अभी आपके दर्शक देख रहे हैं वो इसका केवल फ्रंट व्यू देख रहे हैं। राइट। इसका जो बैक व्यू है बड़ा डार्क है। भारत के अंदर इस जो कूड़े की इंडस्ट्री है इसके ऊपर माफिया का कब्जा है। उस माफिया से निपटना अपने आप में बड़ा चैलेंज वाला काम है। जितने बड़े कूड़े के हम ढेर देखते हैं, इनके ऊपर बहुत बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। ओके। इसके ऊपर जो वहाँ का एक लोकल जो गून, हाँ, माफिया। जो माफिया होगा उसका कब्जा है, और वहाँ हम इतने आसानी तरीके से, आप वहाँ शूट भी नहीं कर सकते जाके। ओके। सो महाराष्ट्र की घटना है, जब हम इन महिलाओं को ट्रेंड कर रहे थे, बिकॉज हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है। हम भारत में जब प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, और ख़ासकर उस डोमेन को जिसको लोग रैक पिकर बोलते हैं, और हमारी अप्रोच थी कि हम एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आए लोगों के लिए, लाइक जैसे
आईआईटीज़ के लिए कोटा है, या आईएएस कोचिंग के लिए राउज़ है, लेकिन कूड़ा बीनने वालों के लिए ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था। तो बीड महाराष्ट्र में जब हमने महिलाओं को ट्रेंड किया और वो जो लोकल माफिया था उसको उसमें कहीं प्रॉब्लम होने लगी, तो उनके कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और उनके लोगों ने जो है हमारे ऊपर अटैक किया। तो वही महिलाएं हमारे प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हुई थी जिनको हमने ट्रेंड किया था। वाह। वो महिलाएं इस लेवल तक ट्रेंड हुई और इस लेवल तक उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट को ज़मीन पर उतारा है कि जब दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के जब इंटरव्यू शूट होते थे तो वही महिलाएं जिनको हमने उनकी झुग्गी से लिया था वो अपने इंटरव्यूज़ खुद देती थी। ग्रेट, सुपर्ब। सर, कभी ऐसा हुआ कि गार्बेज में आपको बहुत ही कीमती कोई सामान मिला? देखिए, गार्बेज में अंबिकापुर का ये मॉडल जब कूड़े के ऊपर तैयार हुआ और अंबिकापुर से ही जो है मेरे को मेरी धर्मपत्नी मिली है। ओके। तो इससे बड़ा मैं मेरे लिए और एसेट नहीं है, क्योंकि आप जब कोई ऐसा काम करते हैं जो समाज की रूढ़िवादिता को तोड़ता है, समाज के सेट पैटर्न को तोड़ता है, तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आता है वो सोसाइटी की तरफ से ही आता है। तब आपका परिवार आपके साथ अगर खड़ा है तो आप किसी भी हद तक जाके उस कार्यक्रम को सफल बना के रहेंगे। करेक्ट। सर, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं जानना चाहूँगी कि आप कौन सा गार्बेज से रिलेटेड पहला आदेश देंगे? देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ना मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। अगर मेरे को बनाया जाएगा तो मैं सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा। थैंक यू। तो लेकिन हाँ, ये जो होना चाहिए, मतलब मैं आपकी बात को जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो सक्षम प्रधानमंत्री हैं, उनको पता है कि क्या करना है। जितनी भी नदियाँ हैं, ये नदियाँ, खासकर अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में जो यमुना पॉल्यूट हो रही है वो लोगों की वजह से तो हो रही है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी हो रही है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो पानी जा रहा है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो और वो पूरा का पूरा डेटा जो क्लाउड के ऊपर आ जाए। उस इंडस्ट्री में पानी प्रोसेस होने के बाद जब वो नाले में छोड़ा जा रहा है, उस पूरे निकलने वाले पानी की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, वो भी डेटा क्लाउड के ऊपर आ जाए। ये टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। और क्लाउड के ऊपर उस इंडस्ट्री की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, रियल टाइम उस डेटा का एनालिसिस हो, और अगर वो डेटा वेरी करता है तो उस इंडस्ट्री के ऊपर इमीडिएटली पेनल्टी लग जाए। अगर हमने जो तकरीबन 10,000 के आसपास इंडस्ट्रीज़ हैं जो यमुना को पॉल्यूट कर रही हैं और यमुना जैसी और भी बहुत सारी नदियों को पॉल्यूट कर रही होंगी, तो ऐसा एक मैकेनिज्म सेट होना चाहिए। इससे हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं आने वाले टाइम में और नदियों को भी साफ़ कर सकते हैं। राइट। सर, जो गाना हम सभी लोग सुनते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सर इसके पीछे की स्टोरी बताइए। देखिए, हमारे दिमाग में ये था कि हम जब अवेयरनेस, क्योंकि लोग ना अपने घरों में कूड़ा रखे रहते हैं 2 दिन 3 दिन, लेकिन वो कूड़ा ना जो सफाई कर्मी आता है उसको देते नहीं हैं। हम चाहते थे कि लोग एक ऐसा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम लेके आए कि लोग अपने घर का कूड़ा के साथ साथ आस पड़ोस का भी कूड़ा साथ में निकलवा दें। तो जो इस गाने के लेखक हैं श्याम बैरागी जी हैं और वही इस गाने के मूल गायक भी हैं। हालांकि पैरोडी बहुत सारी बनी है, ये मंडला के हैं। जब हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमें एक ऐसा गाना चाहिए कि ये गाना डिस्को थिक में भी बजे, शादियों में भी बजे, इसकी हाँ, तो इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारी मेहनत हुई, कई बार का रिजेक्शन हुआ, तब जाके इसको एक प्यूरीफाई फॉर्म में लेके आए और वो गाना जैसा हमने सोचा था लगभग वैसा बना। तो फिर इसकी शूटिंग छत्तीसगढ़ में भी की और महाराष्ट्र में बीड में भी की है। और इनफैक्ट जो सज्जन इसमें कूड़ा गाड़ी चला रहे हैं, इसका अगर मूल वीडियो देखेंगे तो मैं ही चला रहा हूँ। वाह। ओके सर, आपका ये गाना किसी फिल्म में भी आया है? हाँ, ये मैडॉक्स करके एक प्रोडक्शन हाउस है, उनको हम लोगों ने एनओसी जारी किया हुआ है। और ये वरुण धवन और कृति सनन के ऊपर मूवी थी भेड़िया। और इसके चार्जेस हमने उनसे नहीं लिए थे। इसके एवज में जब वो अपने इसके लिए
अपने कार्यक्रम के लिए दिल्ली आए थे, तो उनके साथ हमारा मुलाकात भी हुई और उनके साथ हमें बैठने का मौका भी मिला। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। सर, बिजनेस का एक गोल्डन टिप जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। देखिए, बिजनेस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत के अंदर कूड़ा कभी ख़त्म होना नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें रेसेशन कभी नहीं आना है। राइट। इसमें ना कूड़ा कभी ख़त्म होना है। जब कूड़ा ख़त्म नहीं होना, तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, आप मशीन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर दें, आपके इसके स्टोरेज का बिजनेस शुरू कर दें, आप इसकी क्वालिटी बनाने का, कूड़े की सबसे ख़ास बात है कि आपके पास कूड़ा होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए और क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी वाला कूड़ा और क्वांटिटी वाला कूड़ा है तो यू आर द रिचेस्ट, आप अमीर हैं। सर, क्वालिटी वाले कूड़े के बारे में ज़रा बताएं लोगों को। देखिए, क्वालिटी वाले कूड़े का मतलब, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे प्लास्टिक की कई कैटेगरीज हैं, जिसको अगर टेक्निकल भाषा में मैं थोड़ा बताना चाहूँ, या मैं दोनों भाषा में बता दे रहा हूँ कि एक प्लास्टिक की अगर मैं बात करूँ, तो प्लास्टिक में आप देखेंगे जो टेलीविज़न की कैबिनेट है, टेलीविज़न की जो बॉडी है, आप अगर उस प्लास्टिक को तोड़ेंगे तो उसमें से आवाज़ आएगी। राइट। कट की आवाज़ आएगी। उसको कड़क प्लास्टिक बोलते हैं, इसको ABS बोलते हैं। और जो दूसरा प्लास्टिक आता है वो आप अगर देखेंगे, एक प्लास्टिक होता है जो शैम्पू की बोतल होती है। हाँ। आप, या सफोला तेल की बोतल है, आप उसको दबाएंगे ना तो उसमें से साउंड नहीं आएगा, बड़ा सॉफ्ट होता है वो। हाँ। तीसरे टाइप का जो प्लास्टिक होता है वो एक MLP प्लास्टिक होता है। जैसे आपने कुरकुरे के पाउच देखे हों या हल्दीराम का नमकीन देखा हो, उसमें ऊपर एक ब्रांडिंग के इमेज होती है, पीछे आप अगर देखेंगे उसमें एक सिल्वर की फॉइल होती है, एल्यूमिनियम फॉइल होती है, उसको MLP बोलते हैं। और इन सारे प्लास्टिक का, जैसे आपने अगर थर्माकोल देखा हो, तो थर्माकोल भी अपने आप में निकलता है, लोगों के घरों से निकलता है, ये पॉलीमर है। ओके। ये भी प्लास्टिक की ही एक कैटेगरी है। सो इस तरीके से आप किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन को पकड़ लीजिएगा, या आपने मल्टीपल डोमेन भी पकड़ना, तो इनके सबके बायर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ओके। सर, क्या बनाते हैं वो? लाइक फॉर एग्जांपल थर्माकोल का कूड़ा किसी के पास है, सो हाउ दे यूज़ इट? देखिए, थर्माकोल का जो कूड़ा है वो एक पर्टिकुलर मशीन के अंदर जाएगा, मशीन से उसके लम्प्स निकल के आते हैं। जैसे अगर उस लम्प्स को अगेन एक श्रेडर के अंदर डाला जाता है, और वो श्रेडर से उसमें छोटे छोटे उसके पीसेस बनते हैं, जो जिसको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो जैसे हमारे गेहूं के दाने होते हैं, उसको उस तरीके से पार्टिकल में डिवाइड कर दिया जाता है। आप जितने भी महिलाओं की जो चूड़ियाँ बनती हैं उसमें उसका इस्तेमाल होता है। फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह आप लोगों ने देखे हों, इनमें इस्तेमाल होता है। तो कोई भी कूड़ा ऐसा नहीं, जैसे हमने आपको MLP के बारे में बताया, मल्टी लेयर प्लास्टिक आज नालियों में भरा पड़ा है। आज किसी भी शहर में देखोगे तो आप पॉलीथीन भरी पड़ी है। इन सारे जो कूड़े है, इससे प्लाईवुड बनता है, और प्लाईवुड से चेयर, फर्श, जो सोफ़ा या जो फ्लावर पॉट हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ें बनती हैं। तो आप अपनी छोटी इंडस्ट्री अगर लगाना चाहें तो इंडस्ट्री लगा लें। अगर इंडस्ट्री नहीं भी लगाना है तो आप इस मटेरियल का केवल कलेक्शन, स्टोरेज, और जिस इंडस्ट्री को ये चाहिए वहाँ आप इसके एज ए सप्लायर के रूप में अपने आप को, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। सर, अब जाते जाते हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, व्यूअर्स के लिए तो हमारा एक ही संदेश है कि आप अपने घर के कूड़े को अलग अलग करके रखिए। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिएगा। आपने कूड़ा अगर घर से अलग कर दिया तो उस कूड़े को अपनी वैल्यू मिल जाएगी। सर, अभी तक तो हम सब लोग सिर्फ 2 ही तरह के सेग्रीगेशन जानते हैं, क्योंकि वो जो गाड़ी आती है उसमें भी 2 ही बॉक्सेस बने होते हैं। नहीं, उसमें 3 बॉक्स होते हैं। सर, सूखा और गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, एज वेल एज जो डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट है। इसमें बच्चों के डायपर्स होते हैं, एडल्ट डायपर्स होते हैं, सैनिटरी पैड्स होते हैं। इसके साथ साथ जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइक जो मच्छर मारने के लिए वो स्प्रे होता है, या कीड़े मारने के लिए जो फिनाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट साफ़ करने के लिए फिनाइल इस्तेमाल करते हैं, इसको हमें सेपरेट करके देना होता है। ओके। सर, मुझे लगता है ये गलती हर कोई करता होगा। अभी चूँकि शुरुआती दौर है, आने वाले टाइम में ये कूड़ा जो आपसे 3 कैटेगरी में अभी लिया जा रहा है, नगर निगम ले रहा है, ये आपको 6 कैटेगरी में देना ही है। इंदौर ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है इसमें 3 एडिशनल कैटेगरीज। इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको अलग देना है। उसके लिए हो सकता हफ्ते में एक बार गाड़ी आए,
वो मैकेनिज्म नगर पालिका नगर निगम को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना होता है या कॉन्ट्रैक्टर को अपने हिसाब से करना है। इसके अलावा जो बैटरी वेस्ट है उसके लिए भी सिस्टम, ये सारे अलग अलग वो बिजनेस हैं जो भारत के अंदर आने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप आने वाला है भारत के अंदर। राइट। अगर हम बैटरी वेस्ट, आज हम ईवी के ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमने सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में अगर सारी गाड़ियां ईवी के ऊपर चलेंगी तो वो जो बैटरी वेस्ट जनरेट होने वाला है उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ट्रू। बैटरी वेस्ट में हैवी मेटल्स होते हैं, उसमें लेड है, जस्ता है, मरकरी है, तेजाब होता है, सारी चीज़ें होती, तो उसको प्रोसेस करने के जो मैकेनिज्म हैं उस मैकेनिज्म के लिए अलग से बिजनेस आने वाला है। हम घरों में जो तेल इस्तेमाल करते हैं, हम घर में एक बार तेल को इस्तेमाल किया खाना बनाने में, दूसरी बार इस्तेमाल किया, आप देखेंगे एक टाइम ऐसा आता है कि वो तेल लास्ट में ब्लैक हो जाता है। अब वो जब ब्लैक तेल जाके हमारे बाथरूम के जरिए कहीं जाता है वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो पानी में मिल नहीं सकता। तो इसके कलेक्शन के लिए इसके ऊपर भी ईपीआर आ गया। इसके कलेक्शन का, रिवर्स कलेक्शन का मैकेनिज्म है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है कि आप अपनी सोसाइटी के सारे जगह से तेल कलेक्ट करें और जो भी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री है या उसको रिफाइन करने वाले लोग हैं उनको दें। तो ये भी अपने आप में एक बिजनेस है। सर, मुझे नहीं लगता इस बिजनेस के बारे में लोगों ने इतना गहराई से कभी सोचा होगा। देखिए, आपके चैनल का नाम ही है बिजनेस ऑनर। सो आज तो बहुत सारी जानकारी हमें आपसे मिली है और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पाकर बहुत ही एनलाइटन हुए होंगे, और जाहिर सी बात है वो उनमें से कुछ तो ऐसे एनलाइटेंड माइंड्स होंगे जो इस बिज़नेस में आना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, एंड बिज़नेस ऑनर में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हम यही बताना चाहेंगे कि अगर आपका भी इंटरेस्ट गार्बेज से रिलेटेड बिजनेस में है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए? हमारे जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो डेफिनेटली जो बिजनेस ओनर यूट्यूब चैनल होगा उसमें वो क्रेडेंशियल्स मेंशन होंगे। तो जो लोग भी हमसे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, इस डोमेन की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं या भारत सरकार के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो दे कैन कम। दैट्स ग्रेट। सो सर ने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, एंड दिस इज खुशबू कपूर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर विद अस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।